नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सबलानिया सोनी एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं विज्ञान की। देखो दोस्तों, यदि अपन बात करें विज्ञान की तो विज्ञान होता क्या है। सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी परिभाषा कि विज्ञान वास्तव में क्या होता है। तो देखो दोस्तों, विज्ञान का मतलब ये होता है कि प्रकृति में अपन जो भी चीज करते हैं या फिर देखते हैं उसका अध्ययन जो होता है उसका एक रिकॉर्ड निकाला जाता है और उस रिकॉर्ड को ही अपन क्या कहा जाता है, विज्ञान कहते हैं। देखो, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित सुव्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाता है, सुव्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। इसका मतलब हुआ कि प्रकृति में जो भी अपन अध्ययन करेंगे उस अध्ययन से अपने को क्या प्राप्त हो रहा है उसका क्या लिखा जाता है, रिकॉर्ड लिखा जाता है। और ये रिकॉर्ड ही फिर क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। विज्ञान के यदि अपन क्षेत्र की बात करें तो प्रत्येक क्षेत्र इसका अलग अलग होता है। जैसे अपन बात करें विज्ञान की शाखाओं के रूप में, विज्ञान की अपने आप में एक अलग शाखा होती है। जैसे पहली इसकी शाखा की मैं बात करूं, भौतिक विज्ञान हो गई। इसी प्रकार रसायन विज्ञान, और आगे बढ़ते हुए जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, भूगर्भिकी विज्ञान, ये सारी की सारी किसके क्षेत्र में आ जाती है, विज्ञान के क्षेत्र में आ जाती है। अब इसी प्रकार से हम प्रत्येक शाखाओं को अपन एक अलग तरीके से पढ़ेंगे और ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आ जाएगी, विज्ञान के अंतर्गत। आज हम बात करते हैं सबसे पहले भौतिक विज्ञान के बारे में। यदि अपन बात करें भौतिक विज्ञान की परिभाषा की तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। देखो दोस्तों, प्रकृति में अपन किसी भी विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। इसका मतलब प्रकृति में घटित घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, भौतिक विज्ञान कहलाएगा। प्रकृति में जो भी घटित घटनाएं होगी, प्रकृति में घटित घटना, प्रकृति में घटित घटना क्या कहलाएगी, भौतिक विज्ञान कहलाएगी। अब प्रकृति में घटित घटनाएं खूब है। आज अपन चलते हैं फिरते हैं, इसके अलावा किसी पेड़ से कोई फल टूट करके नीचे गिर रहा है, चंद्रमा है, सूर्य है, तारे हैं, तारों का टिमटिमाना है, ये सारे की सारी क्या कहलाएगी, प्रकृति में होने वाली घटित घटनाएं कहलाती है। और ये सारी की सारी किसके अंतर्गत आ जाएगी, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगी। अब बात करते हैं अपन की भौतिक विज्ञान का जनक कौन है। प्रत्येक क्षेत्र का कोई ना कोई जनक होता है। इसी प्रकार अपन बात करें भौतिक विज्ञान का जनक कौन है, तो भौतिक विज्ञान का जनक कौन है, सर आइजैक न्यूटन। एग्जाम में आपके पास प्रश्न आ जाए कि भौतिक विज्ञान का जनक है तो आप क्या करोगे, न्यूटन को।
भौतिक विज्ञान का जनक कौन है? सर आइजैक न्यूटन। अब बात करते हैं अपन भौतिक विज्ञान के लिए किन दो चीजों की आवश्यकता होती है। तो देखो, भौतिक विज्ञान को दर्शाने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? पहला तो आ जाता है इसका संख्यात्मक मान, और दूसरा आपके पास आ जाता है मात्रक। और इन दोनों के बारे में जिसका अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाएगी? आपके पास भौतिक राशियां। क्या कहलाएगी? भौतिक राशियां। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक राशियां कितने प्रकार की हो जाएगी? दो प्रकार की हो जाएगी। एक तो हो जाएगा उसका संख्यात्मक मान और दूसरा हो जाएगा उसका मात्रक। जैसे यदि अपन कोई एग्जाम लेकर के देखते हैं तो देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूं 100 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास यहाँ पे जो ये 100 दिया हुआ है वो तो इसकी कौन सी वैल्यू हो गई? संख्यात्मक मान की। कौन सी वैल्यू हो जाएगी? संख्यात्मक मान की। और यहाँ पे जो ये मीटर लगा हुआ है ये इसका क्या कहलाएगा? मात्रक कहलाएगा। यदि आपसे कोई कहे कि मुझे 100 चलना है तो आप कुछ नहीं समझोगे कि 100 होता क्या है। लेकिन यदि आपको कोई व्यक्ति ये कहे कि 100 मीटर चलना है कि 100 किलोमीटर चलना है तो आप इसको अच्छी तरह से समझ जाओगे कि अपने को क्या चलना है? 100 मीटर चलना है। इसमें 100 तो हो जाएगा इसका संख्यात्मक मान और मीटर इसका क्या हो जाएगा? मात्रक। इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं। आप किसी दुकानदार के पास जा रहे हो और दुकानदार को जाकर के बोलते हो कि मुझे 10 दे दो, वो आपको क्या देगा? कुछ समझेगा ही नहीं। लेकिन यदि उसी दुकानदार को आप ये कह देते हो कि मुझे तो 10 किलोग्राम चीनी दे दो, तो आप अच्छी तरह से समझ आएगा आपकी भाषा को कि आप उसे क्या कहना चाह रहे हो, कि आपको 10 किलोग्राम चीनी उसको देनी है। इसका मतलब यहाँ पे 10 तो इसका क्या हो जाएगा? संख्यात्मक मान, और यहाँ पे ये जो किलोग्राम है ये इसका क्या कहलाएगा? मात्रक कहलाएगा। अर्थात भौतिक राशियों को दर्शाने के लिए कितने चीजों की आवश्यकता होती है? दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो होता है इसका संख्यात्मक मान और दूसरा होता है इसका मात्रक। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो मात्रक पद्धतियां होती है, मात्रक पद्धतियां जो होती है वो भौतिक विज्ञान में कितने प्रकार की होती है। देखो, मात्रक पद्धतियों की यदि अपन बात करें तो मात्रक पद्धतियां होती है आपके पास 3 प्रकार की। पहली आपके पास मात्रक पद्धति होती है FPS। पहली पद्धति आपके पास होती है FPS पद्धति। अब देखो होता क्या है, F का मतलब होता है यहां पे फुट, P का मतलब हो जाता है पाउंडल, और S का मतलब होता है सेकंड। दूसरी पद्धति CGS पद्धति। इस C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम और S का मतलब होता है सेकंड। इसी प्रकार तीसरी आपके पास मात्रक पद्धति आ जाएगी MKS। M का मतलब हो जाएगा मीटर, K का मतलब हो जाएगा यहाँ पे किलोग्राम और S का मतलब हो जाएगा सेकंड। ये आपके पास 3 मात्रक पद्धतियां होती है। अब देखो बात करते हैं अब इस FPS पद्धति की। इसे अपन ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? ब्रिटिश पद्धति भी है। क्यों है? क्योंकि इस FPS पद्धति को सबसे ज्यादा उपयोग में कब लाया जाता था? जब ब्रिटिश शासन यहां पे था। जब ब्रिटिश शासन था तब इसका उपयोग किसके अंतर्गत किया जाता था? अंग्रेजों के द्वारा FPS पद्धति का उपयोग ही सबसे ज्यादा किया जाता था। लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ी त्रुटि ज्यादा थी, और त्रुटि ज्यादा होने के कारण इसके बाद में कौन सी मात्रक पद्धति अपना ली गई? CGS पद्धति। और ये जो CGS पद्धति है इसके अन्य नाम, इसे ग्रिड पद्धति भी कहते हैं। CGS पद्धति को ग्रिड पद्धति भी कहते हैं, यूनानी पद्धति भी कहते हैं,
और मीट्रिक, ये सारे के सारे किसके नाम हैं? इस सीजीएस पद्धति के नाम है। अर्थात सीजीएस पद्धति के नाम ग्रिड पद्धति भी हो गई, यूनानी पद्धति भी हो गई और मीट्रिक पद्धति भी हो गई। इसका संचालन भारत में कब किया गया था? 1956 में। प्रश्न आपके पास आ जाए कि सीजीएस पद्धति का संचालन भारत में कब हुआ था, तो अपन क्या बोलेंगे? 1956 में सीजीएस पद्धति का आविष्कार या फिर अपन कह सकते हैं कि इसका उपयोग में लिया जाना भारत में स्टार्ट हो गया था। अगली आपके पास आती है एमकेएस पद्धति, जिसे अपन मीटर, किलोग्राम और सेकंड कहते हैं, और इस मीटर के नाम के आधार पर ही इसे अपन कौन सी पद्धति कहते हैं? मीटरी पद्धति। कौन सी पद्धति कहते हैं? मीटरी पद्धति। तो देखना दोस्तों, यहाँ पे एक चीज का ध्यान में रखना है, ये तो है मीटरी पद्धति और ये है मीट्रिक पद्धति। यदि आपके पास प्रश्न आ जाए कि एमकेएस पद्धति का दूसरा रूप क्या है, तो अपने को करना है मीटरी पद्धति, न कि मीट्रिक पद्धति, दोनों में अंतर है। यदि प्रश्न इस प्रकार से आ जाए कि सीजीएस पद्धति का दूसरा नाम क्या है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे मीट्रिक पद्धति करना है। आगे देखो दोस्तों, जैसे एमकेएस पद्धति है, इसमें क्या हुआ कि अनेक वैज्ञानिकों में थोड़ा मतभेद होने लग गया। तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसे अपन क्या बोलते हैं? आईएसआई, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कह दो या अंतर्राष्ट्रीय संस्था कह दो। इसने 1971 में क्या बताया कि एमकेएस पद्धति में जो भी भौतिक राशि होती है, उसका जो वैज्ञानिक आविष्कार करता है वो ही इसका क्या कहलाएगा? एसआई मात्रक प्रणाली। वही इसका क्या कहलाएगा? एसआई मात्रक कहलाएगा, और इसे अपन क्या बोलते हैं? एसआई मात्रक प्रणाली कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं बल की, तो देखो बल का मात्रक अपन क्या बोलते हैं? बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे न्यूटन न तो इसमें दिखाई दे रहा है आपको, न इसमें दिखाई दे रहा है, न इसमें दिखाई दे रहा है। इसका न्यूटन मात्रक क्यों है? क्योंकि बल की उत्पत्ति या बल के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? न्यूटन थे, और इसीलिए इस न्यूटन को इसका क्या कहा जाता है? एसआई मात्रक कहा जाता है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं शक्ति की। शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? शक्ति का एसआई मात्रक हो जाएगा वाट। शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि शक्ति के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जेम्स वाट थे। अर्थात अपन कह सकते हैं कि 1971 के बाद में एमकेएस पद्धति का संशोधन रूप ही क्या कहलाता है? उसका एसआई मात्रक कहलाता है, जिस प्रकार से अपन देख रहे हैं। अब देखो दोस्तों, भौतिक राशियों के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं, तो अपने को पता होना चाहिए कि कौन सी भौतिक राशियां होती है। भाई भौतिक राशियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे तो अपने को पता होना चाहिए कि भौतिक राशियां कौन कौन सी होती है। तो देखो, मुख्य रूप से इन भौतिक राशियों को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है सदिश राशियां, और दूसरी होती है अदिश राशियां। यहां पे देखो दोस्तों, एक शब्द दिख रहा है अपने को, दिश। दिश का मतलब है दिशा से, और इसके आगे एक शब्द लगा हुआ है जिसे अपन क्या बोल रहे हैं? से। इसका मतलब दिशा सहित। परिभाषा क्या हो जाएगी? जिसमें वे भौतिक राशियां जिसमें दिशा तो हो ही हो, लेकिन साथ में क्या हो? उसका परिमाण भी हो। इसका मतलब वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण भी हो और साथ में उसकी क्या दी हुई हो? आपको दिशा भी दी हुई हो। कौन सी भौतिक राशियां कहलाएगी? सदिश भौतिक राशियां कहलाती है। और वे भौतिक राशियां जिसमें दिशा का क्या हो? अभाव हो। यहां पे देखो, ये शब्द क्या इंगित कर रहा है? ए का मतलब अभाव। इसका मतलब यहां पे दिशा क्या होती है?
दिशा का क्या होता है, अभाव होता है, लेकिन क्या रहता है, केवल और केवल परिमाण यहाँ पे बना रहता है। परिभाषा आपके पास हो जाएगी, वे भौतिक राशियां जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो सदिश भौतिक राशियां कहलाती है, तथा वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, कौन सी भौतिक राशियां कहलाएगी, अदिश भौतिक राशियां कहलाएगी। कौन कौन से होते हैं, जैसे अपन बात करते हैं सबसे पहले विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, बल आघूर्ण, ये सारी की सारी कौन सी राशियां होती है, सदिश राशियां होती है। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग और बल आघूर्ण, ये सारी की सारी कौन सी राशियां कहलाएगी, सदिश राशियां कहलाएगी। क्यों कहलाती है, क्योंकि इसमें परिमाण तो होता ही होता है लेकिन साथ में दिशा का भी अपने को क्या होता है, ज्ञान होता है। दूसरी बात करते हैं अपन अदिश राशियों की। इनकी यदि अपन बात करें, जैसे किलोग्राम, लंबाई, समय, क्षेत्रफल, दूरी, ये सारी की सारी आपके पास क्या कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती है। इसके साथ ही कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सारी की सारी क्या कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती है। अब देखो दोस्तों, इसमें जो प्रत्येक शब्द आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रत्येक शब्द को अपन एक अलग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में इसमें से आपके पास क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो आपके पास कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। कई बार विस्थापन का क्वेश्चन आ जाता है, कई बार वेग का क्वेश्चन आ जाता है, कई बार त्वरण का आ जाता है, कई बार बल का आ जाता है। इसलिए अपन इन प्रत्येक टॉपिकों को अलग से एक टॉपिक मान करके स्टडी अध्ययन करते हैं। देखो दोस्तों, आज अपन सबसे पहले बात करते हैं दूरी व विस्थापन की। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं दूरी की। देखो दोस्तों, आपके पास यहां पे दो बिंदु है, ये तो है ए बिंदु और ये दूसरा दिया हुआ है आपके पास बी बिंदु। अपने को इस एक बिंदु से इस दूसरे बिंदु तक जाना है और आपके पास रास्ता दिया हुआ है ये इस प्रकार का। तो इस ए बिंदु से इस बी बिंदु तक की ये जो पथ की लंबाई है, ये पूरी की पूरी आपके पास क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। इसका मतलब परिभाषा क्या हो जाएगी, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की तय की गई कुल दूरी, या अपन कह सकते हैं कुल पथ की लंबाई। कुल पथ की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे ए वाला बिंदु है, अंतिम वाला बिंदु आपके पास बी बिंदु है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की ये जो पथ की लंबाई है, ये सारी की सारी आपके पास क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। दूसरा बिंदु अपन यदि बात करें तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ए से लेकर के बी तक की जो लंबाई है वो सीधी नहीं है, क्या है आपके पास, टेढ़ी मेढ़ी है। इसका मतलब दूरी क्या हो सकती है, दूरी टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है।
नेक्स्ट यदि अपन बात करें, अभी मैंने आपको बताया था कि दूरी सदिश राशियों में होती है कि अदिश राशियों में होती है। तो अपने को पता है कि दूरी जो होती है वो कौन सी राशि आती है, अदिश राशि आती है। कई बार प्रश्न डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि निम्न में से दूरी है, आपके पास ऑप्शन होते हैं सदिश, अदिश, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है कि दूरी कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। दूरी कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, अर्थात इसकी किसी प्रकार की कोई दिशा नहीं होती है। नेक्स्ट, दूरी आपके पास या तो क्या हो जाएगी धनात्मक, और या आपके पास क्या हो जाएगी शून्य। अब देखो यहां पे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान आपको यह रखना है कि जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, यदि मैं यहां से राइट साइड में जाऊं या लेफ्ट साइड में जाऊं, मुझे कुछ ना कुछ दूरी तय करनी पड़ेगी, और वो सारी की सारी किस में आ जाएगी, इस धनात्मक में आ जाएगी। यदि मैं यहीं पे खड़ा हूं और अपनी जगह पे घूम जाता हूं, इसका मतलब मेरी दूरी क्या है, शून्य है। ऋणात्मक तो नहीं जा रहा मैं किधर, इसका मतलब दूरी कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती है। दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। दूरी या तो होगी आपके पास धनात्मक और या होगी आपके पास शून्य। अगला बात करते हैं अपन विस्थापन की। विस्थापन क्या होता है, देखो दोस्तों अपन बात करते हैं ए बिंदु से बी बिंदु तक की। अब ये ए बिंदु से बी बिंदु तक आपके पास एक रेखा ये सीधी आ रही है। ए बिंदु से बी बिंदु तक की एक रेखा आपके पास सीधी आ रही है, और सीधी आने के साथ यहां पे ए वाला बिंदु है और यहां पे बी वाला बिंदु है। तो इस ए वाले बिंदु के सापेक्ष इस बी की एक निश्चित दिशा हो जाती है, और इस कारण से ये विस्थापन आपके पास कैसी राशि हो जाती है, सदिश राशि बन जाती है। अर्थात दूरी तो आपके पास कैसी राशि थी, अदिश राशि, लेकिन विस्थापन आपके पास कैसी राशि हो जाएगी, सदिश राशि। परिभाषा की यदि मैं बात करूं तो परिभाषा हो जाएगी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। प्रारंभिक बिंदु आपके पास ये वाला बिंदु है और अंतिम बिंदु आपके पास ये वाला बिंदु है, दोनों के बीच की बिल्कुल सीधी दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे ये एक कैसी है, सरल रेखा है, एकदम सीधी रेखा है, इसका मतलब विस्थापन क्या कैसी रेखा होती है, सरल रेखा होती है। अब अपन जानते हैं कि कोई भी आपके पास एक चतुर्थांश होता है जिसका मूल बिंदु होता है ये 0। यदि अपन आगे की ओर चलते हैं तो ये वाला मान होता है पॉजिटिव, और पीछे की ओर चलते हैं तो ये वाला मान क्या होता है, नेगेटिव। यदि अपन इस बिंदु पे खड़े होकर के यदि विपरीत साइड में जाते हैं तो आपका विस्थापन कैसा हो जाएगा भाई, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। और यदि अपन आगे की ओर चलते हैं तो आपके पास विस्थापन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और यदि आप यहीं खड़े रहते हो तो आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि विस्थापन आपके पास धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, और साथ में ऋणात्मक भी हो सकता है। यह आपके पास आता है विस्थापन में। मान लेते हैं कि आपके पास ये जो पथ है इसमें केवल ये एक ही रास्ता है। यदि अपन बात करें इसकी, अपन बात करते हैं कि आपके पास ये ए बिंदु है और ये बिंदु है, मेरे पास केवल ये एक ही रास्ता है। तो आप मुझे ये बताओ कि इसका विस्थापन भी यही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि परिभाषा में आपको क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। अपन देख सकते हैं यहाँ पे विस्थापन यही है, दूरी भी यही कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो पथ की लंबाई है वो यही है। तो अपन क्या कहेंगे यहाँ पे कि जो दूरी का मान है वो विस्थापन के मान से या तो क्या हो रहा है भाई, यदि
दूरी का मान ये होता तो अपन क्या बोलेंगे कि दूरी का मान विस्थापन के मान से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। लेकिन यदि मेरे पास ये रास्ता है ही नहीं, मेरे पास यदि ये रास्ता है ही नहीं, केवल ये एक ही रास्ता है, तो अपन क्या बोलेंगे कि दूरी का मान विस्थापन के मान के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और इस प्रकार से आपके पास एक समीकरण प्राप्त हो जाती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, दूरी का मान या तो विस्थापन के मान से ज्यादा होगा और या फिर उसके बराबर होगा। इसे अपन दूरी और विस्थापन कहते हैं। प्रश्न कई बार आ जाता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। तो देखो, दूरी के तीन महत्वपूर्ण मात्रक होते हैं जो सबसे बड़े होते हैं। अपन पहले की यदि बात करते हैं, पारसेक। पारसेक से मतलब ये है, ये इसलिए सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक है वो क्या कहलाता है, पारसेक ही कहलाता है। कई बार सीधा प्रश्न भी आता है, पारसेक है तो ये अपने आप में क्या है, एक मात्रक है। और किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, जो भी कौन सा, सबसे बड़ा। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, पारसेक है। इसका मान कितना होता है, 3 × 10⁻16 मीटर। कई बार इसको यदि किलोमीटर में अपन मान ले तो किलोमीटर में इसका मान हो जाएगा 3 × 10⁻13 किलोमीटर। एक पारसेक की लंबाई कितनी हो गई, 3 × 10⁻16 मीटर, जो दूरी का क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक होता है। दूसरी अपन बात करें, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष भी एक दूरी का मात्रक ही कहलाता है। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई कुल दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। यह दूरी का दूसरा सबसे बड़ा मात्रक कहलाता है, जिसका मान कितना होता है, 9 × 10⁻15 मीटर। पारसेक का मान तो कितना होता है, 3 × 10⁻16 मीटर, जबकि प्रकाश वर्ष का कितना होता है, 9 × 10⁻15 मीटर। तीसरा आपके पास आ जाता है खगोलीय मात्रक। और ये भी दूरी का ही एक मात्रक होता है। यहां पे देखो दोस्तों, ख का मतलब होता है आकाश और गोलीय का मतलब होता है पिंड से। तो इन दोनों का संयुक्त रूप क्या हो गया, आकाश में स्थित गोलीय पिंड। अब गोलीय पिंड कौन कौन से होंगे, आपको पृथ्वी से मतलब है, इसका मतलब एक तो हो गया पृथ्वी और एक क्या हो गया, सूर्य। तो प्रश्न आ जाएगा खगोलीय मात्रक क्या है, तो आप क्या बोलोगे, पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी ही क्या कहलाती है, खगोलीय दूरी या खगोलीय मात्रक कहलाता है, जिसका मान कितना होता है, 1.495 × 10⁻11 मीटर। कितना मान हो जाएगा, 1.495 × 10⁻11 मीटर। और ये आपके पास क्या कहलाएगा, खगोलीय मात्रक। और इन तीनों में से एक प्रश्न लगभग एग्जाम में आपको पूछा जाता है। अब देखो, इन दूरी और विस्थापन से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। जैसे आपके पास पहला प्रश्न आ गया, आपके पास पहला प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में v वेग से h ऊंचाई तक फेंका जाता है तो इसकी दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा। देखो दोस्तों, मान लेते हैं कि आपके पास ये एक बिंदु है और यहाँ पे कोई गेंद रखी हुई है
और इसको इस बी वाले बिंदु तक फेंका जाता है, और इसकी ऊंचाई आपको दी हुई है, ऊंचाई कितनी है, h ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, h ऊंचाई दी हुई है। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि जब गेंद को यहां से लेकर के यहां तक फेंका जाता है तो जाते वक्त इसने दूरी कितनी तय की, h। अब ऐसा तो है नहीं कि वो दूर जो गेंद है वो यहां पे जाके रुक जाएगी, वापस कहां पे आ जाएगी, नीचे, और वापस आते हुए भी इसने कितनी दूरी तय कर ली, h। इसका मतलब टोटल दूरी कितनी हो गई, 2h। कुल दूरी कितनी हो गई आपके पास, 2h। और बात करते हैं अपन विस्थापन की, कि आपके पास पहले जो गेंद थी वो भी यहीं पे थी, ऊपर जाती है और लास्ट में गेंद आती है, वापस कहां पे आ जाती है, यहीं पर आ जाती है। इसका मतलब इसका विस्थापन कितना हुआ, 0 हुआ। दूरी तो कितनी हो गई, 2h, लेकिन विस्थापन इसका क्या है, 0। आपको प्रश्न में क्या पूछा है, दोनों का अनुपात पूछा है। तो बताओ, दूरी का मान हो गया 2h और विस्थापन का मान आपके पास हो गया 0। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, अनंत। आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। यदि इस प्रकार का कोई प्रश्न आपके पास आता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यदि ये विस्थापन तो हो जाता दूरी के स्थान पर और ये दूरी चली जाती विस्थापन के स्थान पर। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि पहले मान क्या आ जाएगा, विस्थापन, और इन दोनों में विस्थापन क्या है, 0, और बाद में क्या आ रहा है, दूरी। दूरी कितनी हो जाएगी, 2h। और अब अपन यदि इसका भाग लगाएंगे तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान में रखने की बात है कि आपके पास दूरी पहले आ रहा है कि विस्थापन पहले आ रहा है। यदि दूरी पहले आ रहा है तो देखो आंसर आपका क्या है, अनंत है, और यदि विस्थापन पहले आता है तो आपका आंसर क्या हो गया, 0। अगला क्वेश्चन की यदि अपन बात करते हैं, आपका प्रश्न दूसरा सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में v वेग से h ऊंचाई तक फेंका जाता है, प्रश्न सेम है आपके पास। ये आपके पास a बिंदु है और ये आपके पास b बिंदु है, और एक गेंद है उसको अपन यहां तक फेंक देते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है आपको, h ऊंचाई दी हुई है। तो इसकी आधी दूरी बताओ, आधी दूरी इसका मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा, मध्य बिंदु होगा कि नहीं होगा। अब यदि अपन इस बिंदु को मध्य बिंदु मान ले तो बताओ नीचे की जो दूरी है वो आधी दूरी होगी कि नहीं होगी, और ऊपर वाली दूरी ये भी आधी हो जाएगी। आपको प्रश्न पूछा है इसकी आधी, इसका मतलब इस वाले बिंदु पर आपको क्या पूछा है, दूरी तथा विस्थापन का अनुपात पूछा है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले दूरी की यदि मैं बात करता हूं तो देखो यहाँ पे h ऊंचाई तक फेंका जाता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब गेंद को यहां से लेकर के यहां पे रोका नहीं गया है, वो पहले कहां तक जाती है, h ऊंचाई तक जाती है। इसका मतलब इसने जाते वक्त कितनी दूरी तय कर ली, h दूरी तय कर ली। लेकिन यहां से आने के बाद इस वाले बिंदु पर आपको इसका क्या पूछ लिया, दूरी और विस्थापन का अनुपात पूछ लिया। तो बताओ वापस आते वक्त इसने कितनी दूरी तय की, h/2। इसका मतलब कुल दूरी कितनी हो जाएगी, h + h/2। इसका मतलब 3h/2। और यदि मैं बात करता हूं विस्थापन की, तो देखो दोस्तों, प्रारंभिक बिंदु इसका ये था और अंतिम बिंदु ये है, दोनों के बीच की सीधी दूरी कितनी हो गई, h/2 हो गई। ये लो h/2 हो गई। और आपको पूछा क्या है, दूरी और विस्थापन का अनुपात पूछा है। तो बताओ दूरी तो कितनी है, 3h/2, और विस्थापन कितना दिया हुआ है, h/2। यदि अपन इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3/1। अर्थात अनुपात में यदि मान पूछे तो आपके पास अनुपात का मान क्या हो जाएगा,
3:1। दूसरी चीज यहीं पे भी, यदि मैं बात करूं दूरी और विस्थापन की कि ये एक दूसरे का स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, यदि विस्थापन को मैं पहले लिख दूं तो अनुपात भी क्या हो जाएगा, 1 तो पहले आ जाएगा और 3 कहां पे आ जाएगा, बाद में। तो आप देखो यहाँ पे यदि दूरी और विस्थापन दिया हुआ है तो आपका आंसर है 3:1, लेकिन यदि विस्थापन व दूरी दिया हुआ होता है तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 7 मीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त, आपके पास एक वृत्त दिया हुआ है और जिसकी त्रिज्या आपको कितनी दी हुई है, 7 मीटर। त्रिज्या कितनी दी हुई है, 7 मीटर। मान लेते हैं कि इसका केंद्र बिंदु ये O है और ये यहाँ पे A बिंदु है। किसी वृत्त के 2.5 चक्कर, अब देखो दोस्तों, मान लेते हैं कि इस वाले बिंदु से इसने चक्कर लगाना प्रारंभ किया, तो यहां पे देखो इसने 1 चक्कर तय कर लिया और इस 1 चक्कर में तय की गई दूरी अपन क्या बोलेंगे, बताओ दोस्तों। यहां पे अपन कह सकते हैं कि इसने 1 चक्कर में कितनी दूरी तय की, अपन कहेंगे एक वृत्त की परिधि जितनी इसने दूरी क्या कर ली है, तय कर ली है। तो 1 चक्कर में तय की गई दूरी, 1 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी हो गई, अपन बात करेंगे 2πr। क्यों, क्योंकि वृत्त की परिधि अपन जानते हैं कितनी होती है, 2πr। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ क्या है कि ये 1 चक्कर नहीं कर रहा है, कितने चक्कर कर रहा है, 2.5 चक्कर कर रहा है। तो बताओ 2.5 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, अपन बोल देंगे 2.5 × 2πr और मान कितना हो जाएगा, 5/2 × पाई का मान आप सब जानते हो कितना होता है, 22/7। और यहाँ पे त्रिज्या का मान आपको कितना दिया हुआ है, 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 22×5 110 मीटर। अर्थात इस 7 मीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के यदि अपन 2.5 चक्कर लगाते हैं तो उसकी दूरी का मान कितना आ जाता है, 110 मीटर आ जाता है। और बात करते हैं अपन विस्थापन की। बात करते हैं अपन विस्थापन की। तो देखो दोस्तों, विस्थापन की परिभाषा से अपन क्या जानते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की बिल्कुल सीधी दूरी आपके पास क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो बताओ, इसका प्रारंभिक बिंदु ये था, इसने 1 चक्कर किया और वापस यहीं पे आ गया, फिर इसने दूसरा चक्कर किया, वापस यहीं पे आ गया। 2 चक्कर करने के बाद में ये आधा चक्कर ही लगा रहा है और आधा चक्कर लगाने के साथ ही ये कहाँ पे आके रुक जाएगा, इस वाले बिंदु पे आके रुक जाएगा। मान लेते हैं ये वाला बिंदु आपके पास क्या है, बी है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे इस O वाले बिंदु से A तक की दूरी 7 मीटर है, तो बताओ इस O वाले बिंदु से B तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर। और ये AB क्या बन जाएगा, वृत्त का व्यास बन जाएगा। और इस प्रकार से इसका प्रारंभिक बिंदु तो A हो गया और अंतिम बिंदु क्या हो जाता है, B हो जाता है। और टोटल दूरी, टोटल विस्थापन का मान कितना हो जाएगा, 7 + 7 = 14 मीटर। अर्थात इस क्वेश्चन में दूरी का मान तो हो गया 110 मीटर, जबकि विस्थापन का मान कितना हो जाता है, 14 मीटर। और ये आपके पास दूरी और विस्थापन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आगे अपन बात करते हैं, जो इस मात्रक की अपन बात कर रहे हैं, जिस मात्रक की अपन बात कर रहे हैं, ये मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। जिस मात्रकों की अपन बात कर रहे हैं वो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला मात्रक तो आपके पास होता है मूल मात्रक, और दूसरा आपके पास कौन सा होता है, व्युत्पन्न मात्रक। पहला तो आपके पास होता है मूल मात्रक और दूसरा कौन सा होता है, व्युत्पन्न मात्रक। यदि अपन इन मूल मात्रकों की बात करें तो ये मूल मात्रक भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आधारी मात्रक और दूसरा होता है
संपूरक मात्रक। एक तो कौन सा होता है, आधारी मात्रक, और एक होता है संपूरक मात्रक। तो देखो परिभाषा क्या हो जाएगी, सबसे पहले अपन बात करते हैं मूल मात्रकों की। मूल का मतलब क्या होता है, जो अपने आप में प्रारंभ होते हैं, अर्थात वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं रहते हैं, जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, कौन से मात्रक कहलाएंगे, मूल मात्रक कहलाएंगे। और यहाँ पे आपके पास शब्द क्या दिया हुआ है, व्युत्पन्न। इसका मतलब वे मात्रक जिसकी व्युत्पत्ति या उत्पत्ति मूल मात्रकों के से होती है, क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब देखो मूल मात्रक भी आपके पास दो प्रकार के हैं। प्रश्न यहां से आता है कि आधारी मात्रकों की टोटल संख्या कितनी होती है, अपन बोल देंगे 7 होती है। और संपूरक मात्रकों की कितनी होती है, अपन बोल देंगे 2 होती है। और यहां से प्रश्न अक्सर बार पूछा जाता है। अपन बात करते हैं सबसे पहले आधारी मात्रकों की। तो मैंने अभी आपको बताया आधारी मात्रकों की टोटल संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कौन कौन सी होती है वो देखो। सबसे पहले अपन बात करें द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो आपके पास क्या होता है, किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम होता है। दूसरा लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, अपन बात करें लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तीसरा सेकंड। सेकंड का मात्रक क्या हो जाएगा, खुद सेकंड ही होता है, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, समय बोलते हैं। चौथा विद्युत धारा, जिसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। पांचवा ताप, जिसका मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन। अब देखो दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले आपको यह बताया था कि भौतिक विज्ञान में जिसकी कोई खोज करता है वही उसका क्या कहलाता है, एसआई मात्रक कहलाता है। तो देखो यहाँ पे विद्युत धारा की खोज करने वाले वैज्ञानिक एम्पियर थे, जबकि तापमान की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, केल्विन थे। तो ये सारे के सारे आपके पास कौन से मात्रक आ रहे हैं, अपन बोल देंगे एसआई मात्रक आ रहे हैं। इसी प्रकार आगे आ जाएगा पदार्थ की मात्रा। जिसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल। और सातवां और अंतिम आता है ज्योति तीव्रता, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कैंडेला। और इस प्रकार से आपके पास 7 आधारी मात्रक होते हैं। प्रश्न यही आता है कि निम्न में से आधारी मात्रक नहीं है, और आपके पास 3 ऑप्शन तो आ जाएंगे इनमें से, और एक ऑप्शन आ जाएगा अलग से, और आपके पास आंसर भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। और ये अपन कब करेंगे, जब अपने को इन 7 आधारी मात्रकों का पूर्ण रूप से क्या रहेगा, ज्ञान रहेगा। दूसरी अपन बात करते हैं इन संपूरक मात्रकों की। तो देखो ये संपूरक मात्रक भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समतल कोण, और एक होता है ठोस या घनीय कोण। देखो दोस्तों, समतल कोण और ठोस या घनीय कोण में क्या अंतर होता है। यदि अपन बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की, तो आपने देखा होगा अक्सर बार कि कई बार तो अपन क्या बोल इस प्रकार का चिन्ह बनाते हैं, इसको 0 लिख देते हैं, यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे y हो गया। और कई बार क्या होता है कि इसके अलावा एक अन्य और लेते हैं अपन, इन 2 निर्देशांक के अलावा एक तीसरा निर्देशांक और ले लेते हैं, जिसको अपन लिखते हैं यहाँ पे x, ये y, और ये क्या होता है z। अर्थात
ये जो आकृति होती है वो त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति में बनती है, और त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति में जो कोण बनता है उसे तो अपन क्या बोलते हैं, ठोस या घनीय कोण। और द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति में जो कोण बनता है वो क्या आपके पास क्या कहलाता है, समतल कोण। तो इस समतल कोण का जो मात्रक होता है वो तो क्या होता है, रेडियन, और जिसका मात्रक अपन लिख देते हैं RAD। लेकिन जो ठोस या घनीय कोण होता है इसका मात्रक आपके पास कौन सा आता है, स्टेरेडियन, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, SR। तो समझ गए दोस्तों, यहाँ पे मूल मात्रक दो प्रकार के हो गए, एक आधारी मात्रक और दूसरा संपूरक मात्रक। आधारी मात्रकों की संख्या आपके पास 7 है और संपूरक मात्रकों की आपके पास 2 संख्या है। इन आधारी मात्रकों और संपूरक मात्रों से ही कौन से मात्रक व्युत्पन्न होते हैं, इस ये व्युत्पन्न मात्रक जिसे अपन व्युत्पित या फिर उत्पन्न मात्रक भी कहते हैं। बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा में मैंने अभी आपको बताया कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं कौन से मात्रक कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे अपन यदि एग्जाम्पल की यदि बात करें तो अपन देखते हैं, जैसे क्षेत्रफल की यदि अपन बात करते हैं, क्षेत्रफल की यदि अपन बात करें तो क्षेत्रफल आपके पास क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। अब देखो इस मीटर स्क्वायर में आपने पहले देख लिया कि जो मूल मात्रक थे उसमें लंबाई का मात्रक क्या दिया हुआ था, मीटर दिया हुआ था, और यहाँ पे अपन ने क्या किया है, केवल मीटर का स्क्वायर किया है। इसका मतलब इन व्युत्पन्न मात्रक जो हैं वो आपके पास इन मूल मात्रकों से ही क्या हो रहे हैं, व्युत्पित हो रहे हैं। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं आयतन की, आयतन में क्या होता है, मीटर की घात 3। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे मीटर तो अपन पहले मूल मात्रकों में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों से ही व्युत्पित किए जाते हैं कौन से मात्रक कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। इसमें एक अगला और आता है, जैसे अपन बात करें घनत्व की। घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखो दोस्तों, द्रव्यमान का मैंने आपको जो मात्रक बताया वो क्या होता है, किलोग्राम, और आयतन का अभी आपने लिखा है मीटर की घात 3। इसका मतलब द्रव्यमान का जो घनत्व का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। और इस प्रकार से आपका जो पहला टॉपिक है जिसे अपन दूरी इस प्रकार से आपका पहला जो टॉपिक है दूरी, विस्थापन और मात्रक, ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में